विषय हिंदी, क्लास 4 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सुगम भारती बुक का पाठ 17 तेनालीराम की तरकीब हम शुरू कर रहे हैं। अब ये तेनालीराम कौन है? तेनालीराम 16वीं सदी में एक महान कवि थे। ये एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनको विकट कवि के उपनाम से भी संबोधित किया गया था। मतलब इनको साहित्य का इतना ज्ञान था और ये बहुत ही अच्छे कवि थे। और ये अपनी बुद्धि की चतुरता के लिए जाने माने जाते हैं। आपने इनके हो सकता है कि बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी पढ़ी हो और टीवी सीरियल भी इनका ज़रूर देखा होगा। हर एक एपिसोड में बहुत ही अच्छी कहानी होती है और वो बेसिकली होती किस पर है? इनकी बुद्धि की चतुरता। ये जो इतने क्लेवर है, किसी भी मैटर को बहुत अच्छे से सुलझाते हैं अपनी बुद्धि से, और इन्हें बोलने का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसे हम वाक चतुरता भी कहते हैं। ये अपनी बोली से और अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी समस्या को सुलझा लिया करते थे। 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर की गद्दी पर महाराज कृष्णदेव राय विराजमान थे और उन्हीं के दरबार में तेनालीराम एक हास्य कवि और मंत्री के सहायक के रूप में थे। तो कौन थे तेनालीराम? कृष्णदेव राय महाराज के दरबार में एक मंत्री थे और हास्य कवि भी थे। तो इतिहास में लिखा हुआ है कि ये एक हास्य कवि होने के साथ साथ इतने चतुर व्यक्ति थे कि ये विकट परेशानियों के उभरने पर महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे और इनके बुद्धि चातुर्य और ज्ञान बोध के कारण इनकी कहानियां आज तक सुनाई और दोहराई जाती हैं। तो इस पाठ को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस पाठ में क्या क्या है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि हम धैर्य और सूझबूझ से कैसे हमें काम करना चाहिए जबकि कोई विकट परेशानी आ जाए। और अभ्यास में हम देखेंगे समान ध्वनि वाले शब्द और विलोम शब्द और निषेधात्मक वाक्य रचना, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। विराम चिन्ह मतलब जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि चिन्हों का उपयोग। और उपसर्ग मतलब शब्द के आगे शब्द लगने पर कैसे शब्द का मतलब बदल जाता है, वो हम देखेंगे। तो हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक रात तेनालीराम के घर में 3 चोर घुसे। चोरों की आहट पाकर तेनालीराम का परिवार जाग गया। चोरों को देखकर तेनालीराम की पत्नी घबरा गई। पत्नी ने तेनालीराम से पूछा, जेवर कहाँ हैं? कहाँ रखे हैं? तेनालीराम बोले, घबराओ नहीं, जेवर कुएं में सुरक्षित है। चोरों ने पति पत्नी की बात सुन ली। आहा, अब तो हम जान गए जेवर कहाँ हैं। चलो उन्हें निकालते हैं। चोर कुएं के पास जाकर उसमें झांकते हैं। अरे, यह कुआं तो बहुत गहरा है और हमें तैरना नहीं आता है। पहले हमें कुएं को खाली करना होगा, तभी जेवर मिलेंगे। सभी चोर कुआं खाली करने में जुट गए। उनके काम खत्म करने के पहले सूरज निकल आया। तेनालीराम पत्नी से बोले, देखा, वे बुद्धू मेरी तरकीब की वजह से हमारे बगीचे को पानी दे गए और चोरों को भागना पड़ा। तो देखा, तेनालीराम की सूझबूझ से जेवर भी बच गए और बगीचे में भी पानी डलवा लिया। तो आपने देखा इस कहानी में कि जैसे ही चोर घुस आए और एक विकट परेशानी आ गई, तो उन्हें पता था कि ये क्या चुराने आए होंगे? धन, जेवर चुराने आए होंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से झूठ बोला और उस झूठ को सच समझ गए चोर, और वो जाकर कुएं में से जेवर निकालने लगे। जबकि आपको भी पता है कि कुएं में तो कोई जेवर हो ही नहीं सकते। और वो कुएं को खाली करने लग गए। अब कुआं कहाँ खाली होने वाला था, और पानी निकालते निकालते सुबह हो गई और चोरों को भागना पड़ा। तो इस तरह से जेवर भी बच गए और बगीचे में पानी भी डल गया। तो इसीलिए वो अपनी बुद्धि की चतुरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। तो पाठ में आए कुछ शब्द हैं जिनके मीनिंग यहाँ पर है। आहट का मतलब होता है आवाज, वजह मतलब कारण, तरकीब का अर्थ होता है उपाय, खत्म का अर्थ होता है समाप्त, जेवर मतलब गहने या आभूषण, और सूझबूझ मतलब बुद्धि या चतुराई। अनुभव विस्तार हम इसका शुरू कर रहे हैं। अनुभव विस्तार आप अपनी बुक में देखेंगे तो नंबर 1 का में लिखा है, वाक्य को पढ़कर उसके सामने सही या गलत लिखिए। मतलब वाक्य दिए गए हैं, ये सही है या गलत है, आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। चोर तेनालीराम के यहाँ घूमने आए थे, गलत, वो तो चोरी करने आए थे। कुआं बहुत गहरा था, सही। चोरों ने कुएं में घुसकर जेवर चुराए,
गलत, वो तो पानी ही निकालते रह गए। चोरों को तैरना नहीं आता था। सही। नंबर 1 का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चोर तेनालीराम या नेतालीराम के घर में घुस गए, तो क्या है सही आंसर? तेनालीराम के घर में घुस गए। जेवर घर में सुरक्षित है। कुआं बहुत गहरा था। चोर मूर्ख थे। नंबर ग जोड़ी बनाइए। तेनालीराम किसके लिए प्रसिद्ध थे? सूझबूझ। चोर कैसे थे? मूर्ख। पति के साथ, या हम पत्नी की मैचिंग कर सकते हैं। कुआं के साथ पानी की मैचिंग कर सकते हैं। नंबर 2 बताइए, ये ओरल मतलब मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। चोर किसके घर में चोरी करने घुसे थे? तेनालीराम के घर में चोरी करने घुसे थे। तेनालीराम की पत्नी क्यों घबरा गई? तेनालीराम की पत्नी चोरों को देखकर घबरा गई। तेनालीराम ने जेवर कहाँ छिपाने की बात कही? तेनालीराम ने जेवर कुएं में छिपाने की बात कही। इसके बाद जेवर प्राप्त करने के लिए चोरों ने क्या किया? ये लिखित है, तो आपको इसे नोटबुक में लिखना होगा। जेवर प्राप्त करने के लिए चोरों ने क्या किया? पहला प्रश्न है, तो चोरों ने कुएं को खाली करने के लिए कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। चोरों को खाली हाथ क्यों भागना पड़ा? तेनालीराम की तरकीब के कारण ही चोरों को खाली हाथ भागना पड़ा, क्योंकि तेनालीराम ने यह गलतफहमी पैदा की कि जेवर कुएं में है। जेवरों के लिए मूर्ख चोर रात से सुबह तक कुएं का पानी ही खाली करते रहे। कुछ तो मिला नहीं, तो खाली हाथी चोरों को भागना पड़ा। भाषा की बात। नंबर 4 शुद्ध उच्चारण कीजिए। तैयारी, सुरक्षित, तैरना, उदय, तरकीब और वजह। अनुभव विस्तार में अगला है, समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे घर का वर, नर, पर। उसी तरह कहाँ का यहाँ, जहाँ, तहाँ। आता, जाता, खाता, लाता। खाली, नाली, जाली, ताली। काम, नाम, राम, शाम। उदाहरण के अनुसार जोड़ी बनाइए, और जोड़ी बनाने के लिए शब्द आपको इस ब्रैकेट में दिए गए हैं। जैसे पति, पत्नी, पिता। पति के लिए जैसे ये पत्नी हुआ, वैसे ही पिता के लिए माता। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? माता। नर के साथ नारी। बालक के साथ क्या जोड़ी बन जाएगी? बालिका। भाई के साथ बहन। तो इन सारे शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पुल्लिंग शब्दों की स्त्रीलिंग शब्दों से जोड़ी बना रहे हैं। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं और ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। उदाहरण के अनुसार निषेधात्मक वाक्य बनाइए। निषेधात्मक का मतलब नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मोहन जाता है, मोहन नहीं जाता है। आप विरोध में कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, तो वह वाक्य कहलाता है निषेधात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। तो मोहन जाता है, मोहन नहीं जाता है। राधा गाना गाती है, राधा गाना नहीं गाती है। रमेश दिन में सोता है, रमेश दिन में नहीं सोता है। मुझे जंगल में शेर दिखा, मुझे जंगल में शेर नहीं दिखा। महेश आज गांव गया है, महेश आज गांव नहीं गया है। यहाँ पर आज लिख लीजिएगा, ज। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। तेनालीराम के घर में 3 चोर घुसे, तो ये पूर्ण वाक्य हमें लग रहा है। इसमें केवल कमी किस चीज की है? पूर्ण विराम। तो आप पूर्ण विराम लगा देंगे। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, जेवर कहाँ रखे हैं? तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले तो पूछा के बाद हम एक छोटा सा डैश लगा सकते हैं, जिससे कि यहाँ एक छोटा ब्रेक मिल जाए कि तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, और क्या पूछा? जेवर कहाँ रखे हैं। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में यानी उद्धरण चिन्ह के अंदर हमने कर दिया, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। जेवर कहाँ रखे हैं, ये जो वाक्य है ये एक वाक्यांश है, ये एक वाक्यांश है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अरे चोर तो कुएं के पास पहुंच गए, तो यहाँ अरे, ओह, वाह लिखा हो, मतलब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर आएगा। अरे चोर तो कुएं के पास पहुंच गए, और यहाँ आखिरी में लग जाएगा पूर्ण विराम। अब क्या होगा?
अब क्या होगा में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूर्ण विराम का उपयोग किया, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग किया, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया। नंबर 9, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उपसर्ग का उपयोग इस पाठ में सीखने वाले हैं। यह अज्ञान बना है अ धन ज्ञान से, असत्य बना है अ धन सत्य से, वियोग बना है वी धन योग से। ये आ जो इसमें लग गया है, जैसे ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और अज्ञान मतलब जिसमें कोई ज्ञान ना हो, तो आ लगने से इसका मतलब जस्ट उल्टा हो गया। और यहाँ सत्य मतलब ट्रुथ यानी सही, और असत्य मतलब गलत, योग मतलब मिलना या जुड़ना, और वियोग मतलब अलग होना। इसी तरह से विदेश, वि धन देश, शिक्षित, सु धन शिक्षित। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग वाले अक्षर और शब्द इसे अपोजिट मतलब विलोम बना दे, वो उसका मतलब बदल भी सकते हैं या उसके मतलब को और भी ज्यादा सौंदर्य युक्त या और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। तो उपसर्ग के उपयोग अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं विदेश को हम अलग अलग करें, वि धन देश, शिक्षित, सु धन शिक्षित, सुपात्र, सु धन पात्र, अनपढ़, अन धन पढ़, अनमोल, अन धन मोल, भरपेट, भर धन पेट, भरपूर, भर धन पूर। इसी तरह से उप लगाना है इन सारे शब्दों में। जैसे उप में ग्रह लगाया तो उपग्रह, वन में उप लगाएंगे तो बन जाएगा उपवन। जैसे ये वन है, इसमें उप लगा दिया तो उपवन, उपवन तो बगीचा होता है। और ग्रह क्या होता है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह होते हैं, उसके अंदर उप लग गया तो उपग्रह। उपग्रह का एक उदाहरण चंद्रमा, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, है ना। और ग्रह कौन होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर करते हैं परिक्रमा। तो ग्रह और उपग्रह में बहुत अंतर है। उप लगने से इसका पूरा मतलब ही बदल गया। जैसे एक ग्रह का उदाहरण है पृथ्वी और उपग्रह का उदाहरण है चंद्रमा। मंत्री, मंत्री मतलब मिनिस्टर, और उपमंत्री मतलब उसके नीचे की पोस्ट हो गई, है ना। हार, हार मतलब यहाँ पर कुछ और मतलब है, यहाँ देखो मतलब ही बदल गया। हार मतलब हम मान सकते हैं माला या फिर डिफीट, यहाँ पर उपहार, उपहार मतलब क्या होता है, गिफ्ट, तोहफा। इसी तरह से अध लगाना है, पका हुआ, पका मतलब कोई चीज राइप है, पकी हुई है, और उसमें अध लगा दिए तो अधपका बन गया, मतलब आधा पका। बना का वैसे ही हो गया अध बना, खिला अध खिला, भरा अध भरा। चित्रकथा को अपने शब्दों में सुनाइए। अब पाठ तो बहुत आसान है और काफी छोटा सा पाठ था। यहाँ पर अब करने की बारी में है। आपको चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर आपको यहाँ पर कहानी लिखनी है। तो अपने शब्दों में कहानी आप सुनाना है या लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं एक लघु कथा बनाते हैं, एकता में शक्ति। जैसे कि मुझे पहले चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर जाल पड़ा हुआ है और ये शिकारी ही हो सकता है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि चिड़िया इसमें फंस गई है। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि चिड़िया जाल लेकर उड़ गई है। और चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि चूहे इनको कैसे मुक्त करा रहे हैं जाल से। तो ये एकता में शक्ति से यही समझ में आ रहा है कि सभी ने मिलजुल कर कार्य किया है। तो इसके लिए आप मन से एक कहानी सुना सकते हैं। मैंने ये बनाई है। एक दिन कुछ कबूतर उड़ते उड़ते कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने बहुत सारे दाने जमीन पर बिखरे हुए देखे। यह देख वह सब नीचे आकर दाने चुगने लगे। वहां पर शिकारी ने जाल बिछा रखा था, जो कबूतरों ने नहीं देखा। वह सब में फंस गए। शिकारी इतने सारे कबूतर देख बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यहाँ का में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, कि अगर वह खाना खाकर कबूतरों को शहर बेचने जाएगा तो कबूतरों ने जाल से निकलने की जी तोड़ कोशिश की, परंतु वह जाल से निकलने में असफल रहे। तभी एक कबूतर को एक उपाय सूझा और वह बोला, चलो मिलकर जाल उठाकर उड़ते हैं। फिर क्या था, 1 2 3
और सब जाल उठाकर उड़ने लगे। वह सब उड़कर अपने दोस्त चूहे के बिल के पास पहुंचे। चूहे और उसके परिवार ने सारा जाल अपने दांतों से कुतर दिया। कबूतरों ने चूहे और उसके परिवार को धन्यवाद बोला और फिर खुले आसमान में उड़ने के लिए निकल पड़े। तो देखा आपने, यह होती है एकता में शक्ति। तो एक बहुत अच्छी कहानी थी। इसी तरह से अगली कहानी है जो मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी, आप वीडियो पॉज करके इसको खुद पढ़ सकते हैं। बंदर और मगरमच्छ बहुत ही प्रसिद्ध और कई बार सुनी हुई कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। तो इस चित्र को देखकर आप यहाँ पर इसे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती थी और फिर क्या हुआ और इससे क्या शिक्षा मिलती है। कि हमें शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। तो आपने देखा जैसे तेनालीराम अपनी बुद्धि का उपयोग करते थे, उसी तरह से समय पर यदि हम सही समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग कर लें, धैर्य ना खोएं, तो समस्याओं का हल आसानी से निकल जाता है। तो